त्रिप्रश्नाधिकार। श्लोक 1 से 4। जल के द्वारा संशोधित पत्थर की शिलातल पर अथवा वज्रलेय, सीमेंट या अन्य मसालों से बने समतल चबूतरे पर शंकु के अनुसार अर्थात 12 अंगुल के अर्धव्यास से वृत्त बनावें। उस वृत्त के मध्य में 12 अंगुल का एक शंकु स्थापित करें। इस शंकु का छायाग्र वृत्त परिधि को पूर्वाह्न में तथा अपराह्न में जहाँ स्पर्श करे उन स्थानों पर बिंदु बनावें। ये दोनों बिंदु पूर्वापर, पूर्व और पश्चिम संज्ञक होते हैं। इन दोनों बिंदुओं के मध्य में तिमि चापों द्वारा दक्षिणोत्तर रेखा का निर्माण करना चाहिए। याम्योत्तर दक्षिणोत्तर रेखाओं दिशाओं के बीच तिमि चापों द्वारा पूर्वापर, पूर्व से पश्चिम रेखा का निर्माण कर दोनों पूर्वापर और दक्षिणोत्तर रेखाओं के मध्य में विदिशाओं, कोणों में जाने वाली रेखाओं का निर्माण करना चाहिए। श्लोक 5। वृत्त परिधि स्थित प्रत्येक दिशा के मध्य बिंदु से की गई स्पर्श रेखाओं से वृत्त के बाहर एक चतुस्त्र चतुर्भुज का निर्माण करें। चतुर्भुज के पूर्व अथवा पश्चिम बिंदु से गणितागत दिशा में छायाग्र पूर्वापर सूत्रों के अंतर तुल्य भुज सूत्र का अंगुलात्मक मान पूर्वापर रेखा से इष्टकालिक छायाग्र बिंदु का मान होता है। अर्थात छाया की विरुद्ध दिशा में छायाग्रांतर तुल्य सूर्य का दिगंश होता है। श्लोक 6। पूर्व एवं पश्चिम बिंदु पूर्व स्वस्तिक एवं पश्चिम स्वस्तिक से संलग्न पूर्वापर रेखा सममंडल पूर्व पर वृत्त के धरातल में होती है, ऐसा देवज्ञों का मत है। वहीं पूर्वापर रेखा उन मंडल में अर्थात उन मंडल वृत्त के धरातल में तथा विश्वत वृत्त नाड़ी वृत्त के धरातल में होती है। श्लोक 7। पूर्व पर सूत्र से समानांतर पलभाग्र बिंदु से जाने वाली रेखा और इष्ट छायाग्र बिंदु का अंतर आग्रा होता है, अर्थात विश्वत भ्रगणा पूर्वापर समांतरा पलभाग्र रेखा और इष्ट छायाग्र बिंदु का अंतर अग्रा संज्ञक होता है। कर्णवृत्त में परिणत करने पर उसे कर्णवताग्रा कहते हैं। श्लोक 8। शंकु 12 अंगुल और छाया के वर्ग योग का वर्गमूल कर्ण होता है। कर्ण वर्ग से शंकु वर्ग को घटाकर शेष का वर्गमूल छाया तथा इससे विपरीत अर्थात कर्ण वर्ग से छाया वर्ग को घटाकर शेष का वर्गमूल शंकु होता है। श्लोक 9-10। एक महायुग में नक्षत्र चक्र 30 बार 20 अर्थात 30 गुणा 20 = 600 बार पूर्व दिशा में परिलंबित होता है। 600 से अहरगण को गुणा कर गुणनफल में युग सावन दिन संख्या से भाग देने पर प्राप्त लब्धि का भुज बनाकर 3 से गुणा कर उसमें 10 का भाग देने से अयनांश होता है। इस अयनांश संस्कृत ग्रह सायन ग्रह द्वारा क्रांति, छाया, चरखंड आदि का साधन करना चाहिए। श्लोक 11। दोनों अयन बिंदुओं सायन कर्क एवं सायन मकर तथा दोनों विषुव सायन मेष और सायन तुला बिंदुओं पर सूर्य के संक्रमण संक्रांति के समय अयन चलन आयन संपात की गति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। छायार्क वेदोपलब्ध सूर्य से गणितागत सूर्य का भोगांश अल्प होने पर अंतरांश तुल्य संपात से भचक्र पूर्व की ओर चला है तथा यदि गणितागत सूर्य का भोगांश अधिक है तो अंतरांश तुल्य नक्षत्र चक्र पश्चिम दिशा में चला है, ऐसा समझें। श्लोक 12। इस प्रकार अपने अपने देश स्थान में मध्याह्न कालिक दक्षिणोत्तर रेखा पर पड़ने वाली विश्वत छाया 12 अंगुल शंकु की छाया उस स्थान की पलभा होती है। श्लोक 13। शंकु और शंकु छाया पलभा से पृथक पृथक त्रिज्या 3438 को गुणाकर गुणनफल को विषुव पल कर्ण √12² प्लस पलभा स्क्वायर बराबर पल कर्ण से भाग देने पर क्रमशः लंबज्या और अक्षज्या होती है। इनके चापीय मान क्रमशः लंबांश और अक्षांश होते हैं।
उत्तर गोल में अक्षांश सदैव दक्षिण होते हैं। श्लोक 14। मध्याह्न काल में सूर्य की छाया मध्याह्नकालिक शंकु की छाया भुज संज्ञक होती है। उस छाया भुज से त्रिज्या को गुणा कर गुणनफल में मध्याह्नकालिक छाया कर्ण से भाग देने पर जो लब्धि प्राप्त हो उसकी चाप कला मध्याह्नकालिक नतांश होती है। यदि छाया भुज पूर्व पर सूत्र से दक्षिण हो तो उत्तर नतांश तथा यदि छाया उत्तर दिशा में हो तो दक्षिण नतांश होता है। उत्तर भुज में दक्षिण नतांश, दक्षिण भुज में उत्तर नतांश होता है। श्लोक 15। यदि सूर्य की क्रांति कला और नतांश में परस्पर दिग्भेद अर्थात दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न, एक की उत्तर दूसरे की दक्षिण हो तो दोनों का योग करने से तथा यदि दोनों की एक ही दिशा होने पर अंतर करने से अक्षलिप्तता अक्षांश कला होती है। श्लोक 16। उक्त अक्षांश से अक्षज्या साधित कर उसके वर्ग को त्रिज्या के वर्ग में घटाकर शेष का वर्गमूल लेने से लंबज्या होती है। अक्षज्या को 12 से गुणा कर लंबज्या से भाग देने पर लब्ध फल पलभा होती है। श्लोक 17-18। स्वदेशी अक्षांश और नतांश यदि एक दिशा में हो तो अंतर, यदि भिन्न दिशा में हो तो योग करने से मध्याह्न काल में सूर्य की क्रांति होती है। क्रांति जा को त्रिज्या से गुणा कर परम क्रांति जा से भाग देने पर जो लब्धि प्राप्त हो उसका चाप मेषादि 3 राशियों में सायन सूर्य होता है। कर्कादि 3 राशियों में लब्धि को 6 राशि से घटाने से, तुलादि 3 राशियों में 6 राशि में जोड़ने से तथा मकरादि 3 राशियों में 12 से घटाने पर शेष मध्याह्नकालिक स्पष्ट सायन सूर्य होता है। श्लोक 19। गणितागत स्फुट सूर्य से मंदफल का साधन कर उसका स्पष्ट सूर्य में विलोम संस्कार करें। पुनः संस्कृत सूर्य से मंदफल साधन कर स्पष्ट सूर्य में विलोम संस्कार करें। इस प्रकार असकृत बार बार संस्कार करने से अहरगणोत्पन्न मध्यम सूर्य होगा। श्लोक 20-21। अक्षांश और सूर्य के क्रांत्यंशों की एक दिशा होने पर योग एवं भिन्न दिशा होने पर अंतर करने से सूर्य का मध्याह्नकालिक नतांश होता है। नतांशों को 90 में घटाने से उन्नतांश होते हैं। नतांशों की ज्या भुज ज्या को दृग्ज्या कहते हैं और उन्नतांशों की ज्या को कोटि ज्या या महाशंकु कहते हैं। भुज ज्या को 12 से गुणा कर कोटि ज्या में भाग देने पर मध्याह्नकालिक छाया तथा 12 गुणित त्रिज्या में कोटि ज्या का भाग देने से लब्धि मध्याह्नकालिक छाया कर्ण होता है। श्लोक 22। क्रांतिज्या को पलकर्ण से गुणा कर 12 का भाग देने से अकाग्रा होती है। इस अकाग्रा को इष्टकालिक छाया कर्ण से गुणा कर मध्य कर्ण अर्थात त्रिज्या से भाग देने पर स्वकर्णग्रा होती है। श्लोक 23-24। दक्षिण गोल में कणाग्र और पलभा का योग करने से तथा उत्तर गोल में पलभा में कणाग्र को घटाने से शेष उत्तर भुज होता है। यदि पलभा में कणाग्रा न घटे तो कणाग्र में पलभा को घटाने से शेष दक्षिण भुज होता है। पूर्वा पर सूत्र और छायाग्र के बीच में भुज होता है। मध्याह्नकालिक भुज ही सदैव मध्याह्नकालिक छाया होती है। श्लोक 25। लंबज्या और अक्षज्या को क्रम से पलभा और 12 से गुणा कर क्रांतिज्या का भाग देने से प्राप्त लब्धियां सममंडल छाया कर्ण होती हैं। श्लोक 26। जब सूर्य की उत्तराक्रांति अक्षांशों से अल्प होती है तभी सममंडलगत सूर्य का छाया कर्ण होता है, क्योंकि उसी स्थिति में सूर्य सममंडल में प्रवेश करेगा। दक्षिण क्रांति होने पर अथवा अक्षांशों से क्रांति अधिक होने पर स्वक्षितिज के ऊपर सूर्य का सममंडल में प्रवेश संभव नहीं होता। प्रकारांतर से सममंडल कर्ण का साधन मध्याह्न कर्ण को पलभा से गुणा कर मध्याग्र का भाग देने से सममंडल कर्ण होता है। श्लोक 27। इष्ट क्रांतिज्या को त्रिज्या से गुणा कर लंबज्या का भाग देने से अग्रज्या होती है। श्लोक 28 से 32।
अग्रा को अभीष्ट कालिक छाया कर्ण से गुणा कर त्रिज्या से भाग देने पर लब्धि अंगुलादि कर्ण वृत्तीय अग्रा होती है। त्रिज्या वर्ग के आधे से अग्रा का वर्ग घटाकर शेष को 144 से गुणा कर 72 युत्पलभा वर्ग से भाग देने से जो लब्धि प्राप्त हो वह कर्णी संज्ञक होती है। 12 गुणित पलभा को अग्रा से गुणा कर पूर्वोक्त हर 72 युत्पलभा के वर्ग का भाग देने से जो लब्धि प्राप्त हो उसकी फल संज्ञा होती है। फल के वर्ग में कर्णी जोड़कर वर्गमूल लें। इस मूल में दक्षिण गोल में फल घटाने से तथा उत्तर गोल में फल जोड़ने से कोण शंकु सिद्ध होता है। याम्योत्तर सूर्य के भ्रमण करने पर अग्नि, नैऋत्य, ईशान और वायु कोण का यह शंकु होता है। कोण शंकु और त्रिज्या वर्ग के अंतर का वर्गमूल द्रग्ज्या होती है। श्लोक 33। कोणीय द्रग्ज्या और त्रिज्या को पृथक पृथक 12 से गुणा कर कोण शंकु से भाग देने पर लब्धि सूर्य की स्थिति एवं काल के अनुसार कोण व्रत में क्रमशः छाया और छाया कर्ण होता है। अर्थात जिस स्थान में जिस समय जिस कोण में कोण शंकु होगा उसी स्थान में छाया और छाया कर्ण होंगे। श्लोक 34 से 36। उत्तर गोल में त्रिज्या में चर्या जोड़ने से और दक्षिण गोल में त्रिज्या में चर्या घटाने से अंत्या होती है। अंत्या में नतकाल की उत्क्रमज्या घटाने से शेष इष्टांत्या होती है। इष्टांत्या को अपने अहोरात्र व्रत के व्यासार्ध द्युजा से गुणा कर त्रिज्या का भाग देने से छेद इष्ट इति हृति होता है। छेद को लंबज्या से गुणा कर त्रिज्या का भाग देने से शंकु होता है। शंकु के वर्ग को त्रिज्या के वर्ग में घटाकर वर्गमूल लेने से द्रग्ज्या होती है। पूर्वोक्त रीति से साधित शंकु और द्रग्ज्या से छाया और छाया कर्ण का साधन होता है। श्लोक 37 से 39। इष्टकालिक छाया से त्रिज्या को गुणा कर छाया कर्ण का भाग देने से लब्धि द्रग्ज्या होती है। त्रिज्या वर्ग में इस द्रग्ज्या का वर्ग घटाकर वर्गमूल लेने से शंकु होता है। शंकु को त्रिज्या से गुणा कर स्वलंबज्या का भाग देने से इष्ट हृति होती है। इस छेद को त्रिज्या से गुणा कर अपनी द्युजा से भाग देने पर उन्नतज्या इष्टांत्या होगी। इस इष्टांत्या को स्वकीय अंत्या में घटाने से शेष नतकाल की उत्क्रमज्या होती है। उत्क्रमज्या पिंडों से चाप करने से नतांसु होते हैं। ये पूर्वाहण कालिक इष्ट छाया में पूर्व कपाल में दिन के पूर्वार्ध में तथा अपराहण कालिक इष्ट छाया में पश्चिम कपाल में अपराहण नतांसु होंगे। श्लोक 40। इष्टकालिक कर्ण वृत्ताग्रा को लंबज्या से गुणा कर तात्कालिक छाया कर्ण से भाग देने पर इष्ट क्रांतिज्या होती है। इष्ट क्रांतिज्या को त्रिज्या से गुणा कर परम क्रांतिज्या से भाग देने पर इष्ट भुजज्या होती है। इसका चाप राश्यादि इष्ट भुज होता है। इस भुज क्षेत्र से उत्पन्न सायन रवि चारों पदों में होगा। पद ज्ञान कर्कार्दो पौड्या चक्रार्ध इत्यादि रीति से होगा। श्लोक 41। इष्ट दिन की पूर्वहण या अपराहण में या मध्यकाल में स्थापित शंकु की छाया रूप 3 भुजाग्रों पर चिन्ह करके अवस्थित दो दो चिन्हों से 2 मत्स्य बनाकर उनके मुख पुच्छगत रेखा करें। फिर मुख पुच्छगत रेखाओं को अपने मार्ग में बढ़ाने से जहाँ संपात हो उस संपात बिंदु को केंद्र मानकर संपात बिंदु और किसी भुजाग्र बिंदु के अंतर के तुल्य त्रिज्या से जो व्रत बनेगा वह तीनों भुज चिन्हों को स्पर्श करता हुआ जाएगा। यही भाभ्रम व्रत है। इसी व्रत से शंकु की छाया भ्रमण करेगी। श्लोक 42-43। 3 राशियों की ज्या को अलग अलग 3 राशि की द्युजा अर्थात परमाल्प द्युजा से गुणा कर स्वद्युजा से भाग देने पर जो लब्धियां प्राप्त हों उनका चाप बनाकर क्रमशः अधो अध घटाने से मेषादि राशियों के उदयमान होते हैं। यथा प्रथम फल मेष राशि का, दूसरे फल में प्रथम फल को घटाने से वृष राशि का और दूसरे फल को तीसरे फल में घटाने से मिथुन राशि का लंकोदयमान होगा। मेषादि के 1670, वृष राशि के 1795, मिथुन राशि के 1935 लंकोदयासु होते हैं।
श्लोक 44-45। पूर्व साधित लंकोदयासु में अपने देश के चरासु घटाने से तद्दत राशियों के स्वदेशोदयासु होते हैं। मेषादि 3 राशियों के लंकोदयासु को विलोम क्रम में रखकर उनमें मेषादि राशियों के चरखंडों को विपरीत क्रम में जोड़ने पर कर्क आदि 3 राशियों के उदयासु होंगे। मेषादि 6 राशियों के उदयासु ही उत्क्रम गणना से तुलादि 6 राशियों के उदयासु होते हैं। श्लोक 46 से 48। तात्कालिक सायन सूर्य के गतासु या भोग्यासु बनाकर जिस राशि पर सूर्य हो उस राशि के उदयासुओं से गुणा कर 30 का भाग देने से क्रमशः गत और भोग्य असु होते हैं। इष्ट घटिकाओं के असुओं से भोग्यासुओं को घटाकर आगे की राशियों के उदयासुओं को भी जहाँ तक घट सके घटाएं। जिस राशि के उदयासु नहीं घट सके उनको अशुद्ध कहते हैं। घटाने से बचे शेष को 30 से गुणा कर अशुद्ध का भाग देने से जो अंशादि फल मिले उसको अशुद्ध से पूर्व जितनी मेष आदि राशियां हों उसमें जोड़ने से अथवा घटाई हुई राशि तथा अंशादिकों के इस अंशादि फल में जोड़ने से तात्कालिक उदय लग्न होता है। इसी प्रकार भुक्तासुओं को और भुक्त राशियों के उदयासुओं को इष्ट घटिकाओं में घटाकर पूर्वोक्त रीति से गुणन भजन द्वारा जो अंशादि फल हों उसको पूर्वोक्त अशुद्ध पूर्व मेषादि राशियों में घटाने से लग्न होता है। यह लग्न सायन होता है इसलिए अयनांश घटाने से निर्यण लग्न होगा। श्लोक 49। पूर्व पश्चिम नत घटिका और तात्कालिक सायन सूर्य से लग्नानयन की भांति लंकोदयासुओं से साधन करने से जो राश्यादिक फल प्राप्त हों उसको सूर्य में ऋण धन पूर्वनत हो तो ऋण पश्चिमनत हो तो धन करने से मध्यम लग्न दशम लग्न होगा। श्लोक 50। लग्न और सूर्य के बीच में जो अल्प हो उसके भोग्यासु तथा जो अधिक हो उसके भुक्तासु साधन कर इन दोनों के योग में अंतर लग्नासु अर्थात लग्न और सूर्य के बीच में जितनी राशियां हों उनके उदयासुओं को जोड़ने से इष्टकाल होता है। श्लोक 51। स्पष्ट सूर्य से लग्न न्यून हो तो राशि शेष में अर्थात सूर्योदय से पूर्व का इष्टकाल होगा और अधिक हो तो दिन में अर्थात सूर्योदय के पश्चात दिन का इष्टकाल होगा। यदि 6 राशि युक्त सूर्य से अधिक लग्न हो तो सूर्यास्त के अनंतर रात्रि का इष्टकाल होगा। इति त्रिप्रश्नाधिकार समाप्त।